हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड फाइन। तो क्लास 10th मिशन 100 हमारा चल रहा है, जिसमें हम लेकर के आए हैं आज की क्लास में आपके लिए सोशल साइंस के टॉप 70 एमसीक्यूज, जिनके अपकमिंग एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। ये एमसीक्यूज आपके हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं और इनके इस साल के एग्जामिनेशन में आने के 100% चांसेस है बेटा। तो बने रहिए क्लास में लास्ट तक। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डज जर्मन ओक सिंबलाइज। जैसा कि आप देखते हैं जर्मन ओक की बात की जा रही है यहां पर, राइट। तो वो क्या सिंबलाइज करता है, क्या बताता है वो? डज इट सिंबलाइज बीइंग फ्रीड, विलिंगनेस टू मेक पीस, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, या फिर हेरोइज्म? बेसिकली एलेग्री ये है और इसके बारे में हमने पढ़ा भी था। तो जर्मन ओक की जब बात की जाती है तो वो हेरोइज्म को डिपिक्ट करता है बेटा, ठीक है। सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। Why was the Treaty of Vienna drawn up in 1815? क्यों हमने ये ट्रीटी जो वियना की थी वो 1815 में ड्रॉ करी थी? आइए इसके बारे में बात करते हैं। टू अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, का टैरिफ बैरियर्स हम रिमूव करना चाहते थे इसलिए, और टू रीस्टोर द मोनार्की, टू डिवाइड द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, या फिर नन ऑफ द अबव। इनमें से क्या ऑप्शन आपके हिसाब से सही है? डेफिनेटली कि हम मोनार्कीज को रीस्टोर करना चाहते थे, इसी वजह से हमने ऐसा किया था। So option number B, that will be the correct one. Okay, now question number third. When were the conservative regime set up? Conservative regime जो है वो किस समय पर सेटअप की गई थी? चार ऑप्शन है, 1830, 20, 15 या फिर 32। डेफिनेटली कंजर्वेटिव्स की जब बात की जाती है तो ये ट्रीटी ऑफ वियना से ही रिलेट करता है बेटा। तो 1815 में ही इसको अपन ने ड्रॉप किया था, सेटअप किया था। हाउ डिड कैरोल कुरपिंस्की सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल? तो ये कैरोल कुरपिंस्की जो थे डेफिनेटली एक जबरदस्त आर्टिस्ट थे बेटा। तो इन्होंने किस तरीके से जो नेशनल स्ट्रगल है उसको सेलिब्रेट किया था? क्वेश्चन इसी से आया हुआ है। चार ऑप्शंस आपके पास में है। पहला है ओपेराज इन्होंने बनाए थे, प्लेज थे, बुक्स थे, या पोइट्री। तो डेफिनेटली कैरोल कुरपिंस्की जब भी नाम आए तो ओपेरास जो है वो इनका करेक्ट ऑप्शन है। तो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, एंड फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट डिड वीवर्स इन सिलेसिया इन 1845 रिवॉल्ट अगेंस्ट? अच्छा, सिलेसिया रिवॉल्ट एक केस स्टडी है आपके इसमें। तो सिलेसिया रिवॉल्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्या हुआ था उसमें, ठीक है, किस चीज को लेकर के अपोजिशन था? क्या बैड क्वालिटी रॉ मटेरियल को लेकर के ये रिवॉल्ट था? इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, क्या ये हमारा मेन एम था? वेदर कॉन्ट्रैक्टर्स हु डिडंट पे देम इनफ, ये हमारा मेन एम था, या फिर ये हमारा रिवॉल्ट का रीजन था, या फिर फाइनली नन ऑफ द अबव? तो डेफिनेटली जो सिलिसिया रिवॉल्ट हुआ था उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स उन वीवर्स को एज पर द कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट नहीं दे रहा था, कम पेमेंट दे रहा था, इसी वजह से ये सिलिसिया रिवॉल्ट हुआ था। फॉर दैट मैटर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 we have, in which year was the custom union or zollverein formed at the initiative of Prussia? So in which year प्रुशिया के साथ मिलकर के जोल्वेरिन जैसी जो कस्टम यूनियन है उसको फॉर्म किया गया था? वी हैव फोर ऑप्शंस, 34 लेकिन 1934 है, 1950 whether it is 1834, or the correct option is option number D which is 1813. So for this definitely सोल्वेरिन का जब भी नाम आएगा बेटा 1834, that's the year जब इसको सेटअप किया गया था। For this correct option will be option number C. In which of the following years was the Frankfurt Parliament convened in St. Paul's Church? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक ऐसा जबरदस्त पार्लियामेंट हुआ था जो कि चर्च में उस समय पर किया गया था। कौन सी जगह पर यह चर्च था उसी के बारे में आपसे पूछा गया है। कौन से ईयर में बेसिकली चर्च था जो ये सेटअप किया गया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट? कौन से ईयर में किया गया था? 48, 42, 1925 या 1821? तो डेफिनेटली 1848 दैट्स द ईयर जब ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का सेटअप किया गया। ओके, what moved Abhinendranath Tagore to paint the famous image of भारत माता? फर्स्ट इमेज जो भारत माता को डिपिक्ट किया था वो किसने किया था? वो अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे जिन्होंने किया था। लेकिन क्या ऐसी चीज थी जिसको लेकर के वो इतने भावुक थे, जिसको लेकर के उन्होंने भारत माता की इमेज को ड्रॉ किया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में थे, या फिर स्वदेशी मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट था, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो आता है डेफिनेटली दैट इज स्वदेशी मूवमेंट।
राइट। तो स्वदेशी मूवमेंट के अंडर में ऐसा किया गया था। हु रोट वंदे मातरम, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके जवाब भी कई बार अपन गलत दिखाते हैं जल्दबाजी में। तो कौन थे जिन्होंने वंदे मातरम, राइट, ये लिखा था? वी हैव फोर ऑप्शंस: बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बच्चे वेरी सिंपल, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वंदे मातरम, ठीक है, नेशनल सॉन्ग एंड एंथम में। तो वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग, तो इसको लिखने वाले थे बेटा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। Here we have question number 10. Who was सर मोहम्मद इकबाल? कौन थे सर मोहम्मद इकबाल? डेफिनेटली बताएंगे आप इसके। वेदर ही इज कांग्रेस के प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1930, गांधी जी डिवोटी प्रिंसिपल, और इट इज नन ऑफ दीज। तो डेफिनेटली ये 1930 में मुस्लिम लीग के बेटा प्रेसिडेंट थे, राइट। ये वही समय था जब आप याद कीजिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिलॉन्च किया गया था, है ना। तो दैट वाज सर मोहम्मद इकबाल, जो कि 1930 में प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के। तो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट टू इट इज, व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम विद द साइमन कमीशन? साइमन कमीशन की जो सबसे मेन, देखो गो बैक साइमन और कई सारे इससे रिलेटेड कहानियां हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में हुआ था, क्या मेन प्रॉब्लम थी साइमन कमीशन की, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी बेटा कि इट वाज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन, इसमें सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इंडियन इसमें नहीं इंक्लूड किया गया था। फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। Question number 12. What was the effect of the non-cooperation movement on the plantation workers in Assam? Non-cooperation movement हुआ था plantation workers पर, उनका क्या impact पड़ा था? आइए देखते हैं इसके बारे में। So, what is the correct form जो कि उन समय पर देखने को मिला था? तो बेटा they left the plantations and headed home. सबसे अच्छा उनके लिए क्या हुआ था? उन्होंने प्लांटेशन पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर की तरह ऐसे काम वो करते थे, उन्हें घर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन यस, जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने प्लांटेशन को छोड़ा और अपने घर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। वन हु रिफ्यूजेस टू एस्टैब्लिश एक्सेप्ट एस्टैब्लिश बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस कॉल्ड, ऐसा व्यक्ति जो ये कहे कि भाई जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी बिलीव्स है उसको मैं नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति को डिसेंटर कहते हैं बेटा, डिसेंटर, ठीक है, याद रहेगा डिसेंटर। क्वेश्चन नंबर 14, द ऑथर ऑफ इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म इज, इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म जबरदस्त क्वेश्चन है, कौन है इसके ऑथर? डेफिनेटली ये है एल्फ्रेड क्रॉसबाय बेटा, ठीक है, एल्फ्रेड क्रॉसबाय। ऐसी बुक्स के नाम आपसे पूछे जाते हैं, बुक्स के ऑथर्स भी आपसे पूछे जाते हैं, प्रिंट एंड कल्चर चैप्टर में आपके हैं और भी सारे हिस्ट्री चैप्टर में आपके गिवन है ये। तो ऐसे बुक के ऑथर, ईयर, ये जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कौन से ईयर से कौन से ईयर तक लड़ी गई थी बेटा? इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। 1929 से 35, 39 से 45, whether it is 1925, yes definitely second है B is the correct option which is from 1939 to 1945। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो द ईयर वाज 1914 टू 1918, याद रखेंगे इसको, ओके। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? कल्चरल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम या सोशल सिस्टम? तो डेफिनेटली इट्स एन इकोनॉमिक सिस्टम, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हम इंडिया की इकोनॉमी या किसी एक कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर देते हैं, इसी को अपन बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। मोस्ट ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड लेबर केम फ्रॉम दिस रीजन, ज्यादातर इंडिया के इंडेंचर्ड लेबर जो है वो इसी जगह से आए। वो कौन सी जगह थी बेटा? तो वो बिहार थी, जहां से मोस्ट ऑफ द इंडियन इंडेंचर्ड लेबर की तरह गए थे। Who were the contracted laborers migrated from India to abroad? भाई, who were the contracted laborers migrated India to abroad? कहां पर इनको जो है वो भेजा जाता था? तो डेफिनेटली इनको भेजा जाता था बेटा एशिया के, ठीक है। Then we have from which country did noodles travel to the west? नूडल्स वेस्ट कहां से ट्रेवल होकर के आए थे? तो चाइना, दैट वाज द कंट्री जिसने इस चीज को जो है वो पॉपुलराइज किया था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज वाज स्प्रेड इन अमेरिका बाय स्पेनिश सोल्जर्स?
स्पेनिश सोल्जर के थ्रू स्प्रेड की गई एक डिजीज थी। इस डिजीज का नाम आपसे पूछा गया बेटा, तो डेफिनेटली द करेक्ट नेम, इसमें 4 ऑप्शंस हैं, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया एंड पोलियो। काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टेड डिजीज थी जिसकी वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन और देखने को मिला था उस समय पर। सो व्हाट विच वन द फॉलोइंग डिजीज वाज स्प्रेड इन अमेरिकन स्पेनिश सोल्जर्स, तो आप बताएंगे भाई। डेफिनेटली द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज स्मॉल पॉक्स बच्चे। स्मॉल पॉक्स दैट वाज द डिजीज जिसको स्प्रेड किया गया था। कोई वैक्सीन, कोई इलाज उस समय पर डेवलप नहीं था, जिसकी वजह से काफी भारी मात्रा में नुकसान उस समय पर देखने को मिला था। Which of the following laws allowed the British government to restrict the import of corn? देखो कॉर्न एक्ट या कॉर्न लॉ, डेफिनेटली कॉर्न से रिलेटेड है, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर लॉ की बात की जा रही है तो कॉमन सेंस लगाएंगे कि डेफिनेटली ये क्या होगा, कॉर्न लॉ। ठीक है बेटा। जेम्स वॉट, न्यू कॉमन एंड मैथ्यू बोल्टन वर एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन? तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है, जेम्स वॉट का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आता है? जेम्स वॉट, स्टीम इंजन, डेफिनेटली, तो स्टीम इंजन से ये सब रिलेट करते हैं। फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 23। देखो बहुत ही जल्दी जल्दी हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, कॉज समय बहुत कीमती बेटा है ना, तो विद वेरी मिनिमम टाइम मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी आप इसको रिवाइज करें और एक अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाए। मिशन 100 भूलेगा नहीं बेटा, इस बार कैसे भी हम अचीव करके रहेंगे। मोनोपोली राइट फॉर ट्रेडिंग इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स वाज गिवन टू गिल्ड्स बाय, जो मोनोपोली राइट्स थे वो कैसे दिए जाते थे गिल्ड्स को, कौन देता था? क्या थे वो? सरथवहा या फिर रूलर्स या फिर चर्च या फिर ट्रेड यूनियंस? तो डेफिनेटली फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन दैट विल बी रूलर्स। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय कॉटन वीवर्स इन इंडिया? में से क्या ऐसी समस्या है जो कॉटन वीवर्स के द्वारा उस समय पर फेस की जाती थी इंडिया में? ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 24 है ये। सो इट सेज वेदर डिक्लाइन इन प्रोडक्शन एंड राइज इन कॉस्ट, या कंपनीज ऑफिशियल ट्रीटमेंट एंड गवर्नमेंट्स एपैथी, एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स्ड एंड लोकल मार्केट श्रिंक, और वेदर द शॉर्ट सप्लाई एंड डिक्लाइन इन डिमांड। तो इनमें से कौन सी मेन समस्या थी बेटा जी, वो आपसे पूछा जाता है। तो सबसे मेन समस्या थी कि हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट था ना बेटा, वो डिक्लाइन हो गया था, जिसकी वजह से हमें ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिले थे। क्वेश्चन नंबर 25 आपका आता है, विच इज हु डेवलप प्रिंसिपल ऑफ गार्डन सिटी? गार्डन सिटी प्रिंसिपल कौन लेकर के आए थे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। तो 25th क्वेश्चन आपका ये आता है, डेफिनेटली हिस्ट्री से है ये। सो डेफिनेटली वो पर्सन थे एबेंजर हॉवर्ड। ठीक है बेटा, एबेंजर हॉवर्ड। हु रोड द नॉवल डेलीगेनर मर्त्या आगमन? ठीक है, ये नॉवल का नाम जरूर याद रखिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो कौन थे इनमें से इसके राइटर? क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा है, तो आंसर है बेटा जी दुर्गाचरण रॉय। दैट वाज द पर्सन जिन्होंने इस नॉवल को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 27, ड्यूरिंग 17th and 18th centuries it was difficult for the new European merchants to set up business in towns। भाई इन शताब्दियों में, इन सेंचुरीज में टाउन्स में बिजनेस सेटअप करना मुश्किल था, पर क्यों था, क्या कारण थे? बेटे टाउन्स वर एसोसिएटेड already flooded with the local businessmen, there was scarcity of human labor कि भाई ह्यूमन लेबर उस समय बहुत कम थी, अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल देयर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो डेफिनेटली 27th क्वेश्चन यहाँ पर, उस समय पर जो गिल्ड्स थे, ट्रेड गिल्ड्स, वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, बहुत ज्यादा उन्होंने मार्केट एक्वायर कर रखा था, इसलिए किसी भी नए मर्चेंट और बिजनेसमैन को सेटअप करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था बेटा। ओके, तो दिस वाज द मेन प्रॉब्लम। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28, हु स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ संबद कौमुदी इन 1821? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ चैप्टर प्रिंट कल्चर। संबद कौमुदी, ठीक है, इनको लिखने वाले कौन थे? तो बेटा राजा राम मोहन रॉय, दैट वाज द पर्सन जिन्होंने पब्लिकेशन इसका स्टार्ट किया था। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अग्रीड टू रिवाइज प्रेस लॉज इन 1835? कौन थे वो व्यक्ति जिन्होंने फिर से जो प्रेस लॉज थे उसको रिवाइज करने के बारे में ध्यान दिया था?
तो क्वेश्चन नंबर 29 आता है आपका, ये भी प्रेस यानी कि कहीं ना कहीं प्रिंट कल्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कौन थे ये बेटा? तो डेफिनेटली वो थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 30th, which Hindi novel of Premchand tells the story of Indian peasantry through the characters of Hori and Hari and his wife Dhania, Hari and his wife Dhania, ठीक है। तो कौन से बेसिकली प्रेमचंद के नॉवल की यहाँ पर बात की जा रही है? सेवा सदन, गोदान, रंगभूमि या फिर ऑल ऑफ दीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, हरी एंड उन वाइफ, ठीक है जी, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। कौन सी कहानी के कैरेक्टर्स थे? तो गोदान, ये एक इंपॉर्टेंट नॉवल है, बहुत ही पॉपुलर नॉवल है प्रेमचंद जी की, उसी से रिलेटेड ये रहा। द न्यूज़पेपर केसरी वॉज स्टार्टेड बाय द इंडियन फ्रीडम फाइटर। जो केसरी न्यूज़पेपर है ये किस फ्रीडम फाइटर के द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो फ्रीडम फाइटर थे बेटा बाल गंगाधर तिलक जी। ओके, याद रहेगा। Which of the following is the main cause of land degradation in Punjab? लैंड डिग्रेडेशन के अलग अलग कंट्री, अलग अलग सिटीज में अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन पंजाब में मेन कारण इसका क्या है? सो वेदर इट इज इंटेंसिव कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन या फिर ओवर ग्रेजिंग, विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस? बट डेफिनेटली द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज द ओवर इरिगेशन। 5 नदियां वहां पर है, इरिगेशन ज्यादा होता है, इस वजह से भी वहां पर लैंड डिग्रेड होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस? टेरेस कल्टीवेशन में से कौन सी जगह पर प्रैक्टिस किया जाता है? जैसे हमने देखा पहाड़ों पर टेरेस कल्टीवेशन किया जाता है, तो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑब्वियसली जहां पर पहाड़ है, तो उत्तराखंड में पहाड़ आपने को देखने को मिलते हैं, पंजाब हरियाणा और प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश में नहीं है, राइट? सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी उत्तराखंड। Here we have 34, in which of the following states is black soil found? इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ब्लैक सॉइल आपको भारी मात्रा में देखने को मिलती है? Whether it is जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड, which is the correct option? तो महाराष्ट्र, that's the state जहां पर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है बेटा। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल चेक सॉइल इरोजन इज नोन एज, भाई प्लांट जो ट्री प्लांट किए जाते हैं, ठीक है, चेक सॉइल इरोजन को करने के लिए इनको अपन क्या बोलते हैं कि भाई सॉइल इरोजन ना हो, इसको बचाने के लिए जो जब भारी मात्रा में हम पेड़ पौधों को लगाते हैं, ट्रीज को लगाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो डेफिनेटली इनको कहा जाता है अफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट को क्लियर करना इज डिफॉरेस्टेशन और वापस से लगाना दैट इज द एफॉरेस्टेशन। ओके बच्चों, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 36। देखिए कितनी जल्दी जल्दी हम इनको रिवाइज कर रहे हैं। द रेड सॉइल अपीयर्स रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अब रेड सॉइल में रेड कलर किस वजह से आता है? ह्यूमस, आयरन, पोटेश या फिर फॉस्फोरस? तो डेफिनेटली रेड कलर जो है रेड सॉइल में आपको आयरन की वजह से देखने को मिलता है। ओके, नाउ द लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन इज, ऐसी जमीन जिसको हमने छोड़ दिया, कोई कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अपन फैलो लैंड। फैलो मतलब खाली छोड़ देना बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, ब्लैक सॉइल्स इन इंडिया फॉर्म इन दिस रीजन, इनमें से कौन से रीजन में आपको ब्लैक सॉइल मेनली इंडिया में फॉर्म होती हुई दिखती है? वी हैव 4 ऑप्शंस, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, डेक्कन ट्रैप्स, अपर गोंडवाना रीजन या फिर बुंदेलखंड। सो फॉर दिस द 38 क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा डेक्कन ट्रैप्स। ये वो जगह है जहां पर ब्लैक सॉइल मेनली हमें देखने को मिलती है। ब्लैक सॉइल, इसमें कॉटन की बहुत अच्छी खेती होती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सॉइल है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट क्रॉपिंग्स, राइट? सो लेटराइट सॉइल जो बात की जाती है तो वो कहां पर मिलती है आपको? लेटराइट सॉइल, तो लेटराइट सॉइल के वी हैव 4 ऑप्शंस, वेदर इट इज हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरला और उत्तर प्रदेश। तो लेटराइट सॉइल जब भी आएगा बेटा एक नाम याद रखेंगे विच इज केरला। केरला में हमें लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 40, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एरिड सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड? कहां पर मिलती है एरिड सॉइल आपको? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र या झारखंड? इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपको रेड सॉइल मेनली देखने को, सॉरी एरिड सॉइल आपको देखने को मिलती है? बेटा एरिड सॉइल बेसिकली सूखी मिट्टी ज्यादा होती है, रेत ज्यादा होती है,
तो ये रेगिस्तान या फिर जहां पर डेजर्ट एरियाज हैं वहां पर ज्यादा होगा, तो ऐसी जगह है राजस्थान में से करेक्ट ऑप्शन। तो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। इन विच स्टेट रेड एंड येलो सॉइल्स आर फाउंड, में से कौन सी ऐसी जगह है जहां पर रेड और येलो सॉइल मिलती है आपको देखने को? वेदर इट इज राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा। ज्योग्राफी चैप्टर से आपका आया हुआ है, ज्योग्राफी से आपका ये आया हुआ है, डिफरेंट सॉइल्स कहां कहां पर प्रेजेंट हैं, उसकी पूरी एक टेबल आपको बनवाई थी बेटा, अगर आपने अच्छे से इसको चेकआउट किया हो नोट्स को तो, राइट। जिनमें कौन सी जगह है जिसमें रेड एंड येलो सॉइल्स आपको देखने को मिलती हैं? तो राजस्थान अगेन दैट्स द प्लेस जहां पर रेड एंड येलो सॉइल आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 42, द रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स इज, अगर हमने रिसोर्सेज को ढंग से यूज नहीं किया, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया, तो रिजल्ट क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा, ओजोन लेयर डिप्लीट होगी, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही इंपैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आप रिसोर्सेस को इंटेलिजेंटली यूज नहीं कर रहे, एग्जॉस्ट कर रहे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं तो। ओके, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जो है बेटा वो कौन से ईयर में प्लेस हुई थी? ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्योग्राफी से अगेन रिलेट करता है। सो इट इज in May, in June 1986 और 1992. So in June 1992, that's the correct option, जब रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज वैलिड, नॉट अ वैलिड रीजन। देखो यहां पर लिखा है नॉट अ वैलिड रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा के बारे में बताया था आपको हमने, जब भी वेजिटेशन की बात की जाती है दैट इज फ्लोरा, फौना में आता है आपका जितने भी एनिमल स्पीसीज हैं, ठीक है, उन सब की हम बात करते हैं तो फौना में आता है। तो कहते हैं इनमें से कौन सा ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर डिप्लीशन नहीं होता है? सो वेदर इट इज एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन और rapid industrialization and urbanization. So depletion of flora and fauna is not a valid reason. देखिए एग्रीकल्चर एक्सपेंशन तो है, राइट, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन भी है, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, क्या ये है? 44th आपका क्वेश्चन पूछता है, डेफिनेटली ये नहीं है बेटा, क्योंकि ग्रेजिंग और ये तो नॉर्मल चीज है जो कि ऑलरेडी होती है, लेकिन ओवर ग्रेजिंग अगर होगा तो दैट विल बी अ रीजन फॉर डिप्लीशन। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो सकते हो, ध्यान से इसको पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर करना। विच द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब कौन सी ऐसी कंजर्वेशन की टेक्नोलॉजी जो है वो चीजें हैं जिसमें हम कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं देखते हैं? ठीक है बेटा, वेदर इट इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बीच बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट, और इट इज demarcation of wildlife sanctuary. So for 45 we have the correct option, that is a demarcation of wildlife sanctuary. For this the C option will be correct one, और यहां पर हमारे लिए करेक्ट आंसर आता है, that is option number D. Okay, moving towards next question 46, establishment of new forest by seeding or planning is, कोई नया फॉरेस्ट जब हम सेटअप करते हैं, ठीक है, नया हम कुछ प्लांट करते हैं तो उसके लिए हम उसको क्या नाम देते हैं? एनरिचमेंट प्लांटेशन, डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन या नैनोकल्चर, मोनोकल्चर? बट द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी अफॉरेस्टेशन बेटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट डेवलपमेंट डिपेंडेंट कम्युनिटी ऑफ राजस्थान इज नोन एज, तो इनमें से कौन सी ऐसी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन फॉरेस्ट कम्युनिटी पर जो डिपेंडेंट है? इनमें से पॉपुलर ट्राइब है ये, ठीक है, तो वो है बेटा बिश्नोई ट्राइब, ऑप्शन नंबर बी दैट्स द करेक्ट ऑप्शन, बिश्नोई ट्राइब, राइट, आपने पढ़ा भी है इसके बारे में। विच इज द टाइगर रिजर्व इन केरला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेडली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जो कि केरला में देखने को मिलता है? बुक्सा, पेरियार, मानस या फिर कॉर्बेट? तो बेटा जी पेरियार टाइगर रिजर्व ये आपको केरला में देखने को मिलेगा। तो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। व्हेन डिड प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया, इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कौन से सन में, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? 47, 52, 73 या फिर 86? तो करेक्ट ऑप्शन विच इज 1973, या प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो इंडिया में लॉन्च किया गया था बेटा, ठीक है, याद रहेगा। Okay, now here we have the next question.
which is what is the approximate share of India in the total number of species in the world। जब वर्ल्ड की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जितनी भी हैं इंडिया में उनमें से कितने परसेंट स्पीशीज देखने को मिलती हैं, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट 50th क्वेश्चन आपका है भाई। सो कितने परसेंट स्पीशीज हैं, विच इज 2%, 8%, 10 या फिर 27। सो ओवरऑल इंडिया की अगर अपन बात करें सो 10% स्पीशीज आपको देखने को मिलती हैं। तो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, पर्पस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इज, हम जब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, ठीक है, सेटअप करते हैं, उनका मेन पर्पस क्या होता है बेटा। वेदर इट इज हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं या फिर फ्लड को कंट्रोल करना चाहते हैं, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। डेफिनेटली सारे ही चीजें हैं ये, जो कि प्रोजेक्ट जब भी मल्टीपर्पज लॉन्च किया जाता है तो सारी चीजें जो कि इसमें इंक्लूड की जाती हैं बेटा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, which is question number 52। What percentage of the total water exists as ocean? Water everywhere, but very less for drinking। भाई हम कहते हैं बहुत सारा पानी, 3/4 अर्थ पर पानी ही पानी है, फिर भी बहुत कम ऐसा है जो कि पीने के लिए अवेलेबल है, क्योंकि ज्यादातर पार्ट्स हमारा ओशियंस और ग्लेशियर्स में। तो वो कितना परसेंट पार्ट है, उसी से रिलेट करता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन। That is whether it is 20%, 28.6%, 97.5% or the correct option which is 99.10%। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है 52 क्वेश्चन का। तो डेफिनेटली जब ओशंस की बात की जाती है 97.5% पार्ट वो ओशंस में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो सी विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Who proudly proclaimed the dams as the temple of modern India। कि भाई भविष्य के जो मंदिर हैं वो हमारे टेम्पल्स हैं, ऐसा किसने कहा था। एक जबरदस्त हमारे फ्रीडम फाइटर थे जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। कौन थे वो और जिन्होंने ये कहा था। डेफिनेटली वो पर्सन थे बेटा जी जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 53। आई होप अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चंस जो भी आज डिस्कस किए जा रहे हैं 100% इनके चांसेस हैं एग्जाम में आने की। इन क्वेश्चंस को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंटली आप कीजिए, ठीक है। 100% चांसेस है कि एग्जाम में ये आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर्स, ठीक है, इन सब से कॉन्क्रीट करके निकाले हुए हैं। फॉर दैट मैटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे से आप इनको पढ़िएगा। ओके, now we have question number 54। in which state of India every house has rooftop rain water harvesting system। कौन सी ऐसी जगह है इंडिया में जहां पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हर एक जगह पर देखने को मिलता है। वेदर इट इज कर्नाटका, वेदर इट इज केरला और तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो विच कैन बी द करेक्ट ऑप्शन। तो यस, फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विद तमिलनाडु, दैट्स द स्टेट। अब हर जगह पर आपको रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगा बेटा। इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, आगे ना बात। सेमी एरिड एरिड हमने बताया था आपको क्या होते हैं बेटा। सेमी एरिड एंड एरिड, जिसमें हम डेजर्ट एरियाज की बात करते हैं, तो राजस्थान की जो ऐसी जगहें हैं रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर ऑफन मेड इन एवरी हाउस। तो यहाँ पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर एक जगह पर आपको देखने को मिलेगा। इनको क्या कहते हैं, टैंकास कहते हैं, गर्ल्स कहते हैं, जोहाज या फिर वेल्स। तो राजस्थान की बात की जा रही है, तो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन दैट इज द टैंकास बेटा। टैंकास कहा जाता है इनको, क्योंकि हर एक जगह पर बनाए जाते हैं राजस्थान में, ठीक है, हम भी बनाते हैं अपने यहाँ पर राजस्थान में, ठीक है। टैंक्स या टैंकास, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56। वेयर डज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल अकर। वर्ल्ड में, इंडिया की नहीं कह रहे, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां पर है, ठीक है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, दार्जिलिंग, मुंबई, चेरापूंजी या एंड मौसुनरम एंड फाइनल आंसर, फाइनल ऑप्शन दैट इज द गुवाहाटी। So for this the correct option will be Cherrapunji in
मॉन्स्टरम, ठीक है बेटा, याद रहेगा। ओके नाउ, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। एक ही क्रॉप है लेकिन एक बड़े स्ट्रेच एरिया में अपन उसको उगा रहे हैं। एक हिंट और देते हैं आपको, कॉफी, चाय, टी, ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि इसमें उगाई जाती हैं। क्या नाम है इस तरीके की क्रॉपिंग का? तो डेफिनेटली द करेक्ट ऑप्शन शिफ्टिंग, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर या इंटेंसिव। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहा जाता है बेटा, व्हेन एक ही तरह की क्रॉप को एक लार्ज स्केल पर उगाया जाता है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप। चार ऑप्शंस हैं, राइस, ग्राम, मिलेट और कॉटन। कौन सी ऐसी है जो इनमें से राबी क्रॉप मानी जाती है बेटा? कौन सी ऐसी राबी क्रॉप है इनमें से? तो डेफिनेटली द ग्राम, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसको हम राबी क्रॉप कहते हैं। तीन हमने सीजन्स पढ़े थे, राबी, खारिफ एंड थर्ड सीजन जो हमने इस साल पढ़ा था बेटा, दैट इज जायद रीजन, राइट सीजन। तो इनको याद रखेंगे आप, इनमें से कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं उसको भी अच्छे से याद कीजिएगा बेटा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनस क्रॉप। देखिए लेग्यूमिनस क्रॉप कह लो, नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स कह लो, कौन सी इनमें से है? पल्सेस है, ज्वार है, मिलेट्स है या फिर सीसमम। तो डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी पल्सेस बेटा, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम पल्सेस का रहता है, लेग्यूमिनस क्रॉप इसको माना जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज द कमर्शियल क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। जब हम बात कर रहे हैं कमर्शियल क्रॉप की, चार ऑप्शन हमारे पास है बेटा। वन इज बाजरा, वीट, ज्वार और मिलेट। तो जब पंजाब और हरियाणा की बात की जाती है, मेजर जो कमर्शियल क्रॉप वहां पर ग्रो किए जाते हैं बेटा, वो है वीट। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी वीट फॉर दिस। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 61, which of the following is a rabi crop? Again we have फोर ऑप्शन में से कौन सी ऐसी क्रॉप है जो कि एक राबी क्रॉप है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है बेटा, तो वीट है जो कि एक राबी क्रॉप। 62nd, which one of the following industries manufacture टेलीफोन्स, कंप्यूटर एटसेट्रा। इनमें से कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको अपन कहते हैं कि भाई वो टेलीफोन, कंप्यूटर और मैन्युफैक्चर करती है? ठीक है बेटा, वेदर इट इज स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक और द करेक्ट ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर डी। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है? तो बेटा ये टेलीफोन, कंप्यूटर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में लिया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नहीं लेंगे अपन इसको, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन अगर होता तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होता, और आगे भी इंटरनेट वगैरह की चीज अगर होती तो अपन इसको टेली कम्युनिकेशन में लेंगे बेटा। ओके, so this will be electronic industry. Okay, which mode of transportation reduces transshipment losses and delays? एक हिंट है आपके लिए, जितने भी ऑयल वगैरह का ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो इसी तरीके के ट्रांसपोर्ट से किया जाता है, मीडियम से किया जाता है, वेदर इट इज रेलवे, रोडवेज, पाइपलाइन और वाटरवेज। डेफिनेटली पाइपलाइन है बेटा, जिसमें ट्रांसशिपमेंट लॉसेस कम से कम होते हैं, इसलिए ऑयल को अपन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट जो है वो इसी के थ्रू करते हैं। ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद HBJ पाइपलाइन। इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी है जो HBJ पाइपलाइन के थ्रू एसोसिएटेड, कनेक्टेड नहीं है? वेदर इट इज मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और फाइनल विच इज उत्तर प्रदेश। तो डेफिनेटली गुजरात बेटा एक ऐसा स्टेट है जो कि HBJ पाइपलाइन से कनेक्ट नहीं किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। इंडिया में कई सारे ट्रांसपोर्टेशन के टाइप्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो माना जाता है वो कौन सा है? पाइपलाइन, रेलवे, रोडवेज या रेलवेज? तो डेफिनेटली इंडिया में बेटा रेलवेज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इंडिया का माना जाता है, ठीक है ना, और इसी को अपन इंडिया का फर्स्ट या फिर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट भी मान सकते हैं, ट्रांसपोर्ट मोड मान सकते हैं। ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 66, which says which one of the following is the cheapest mode of transport in India। देखो बेटा चीपेस्ट की बात की जा रही है, राइट, ट्रांसपोर्ट चीपेस्ट, सबसे ज्यादा सस्ता
कौन सा है इंडिया में? क्या वो रेलवे है? वेदर इट इज वाटरवेज, वेदर इट इज एयरवेज और पाइपलाइंस। तो क्या लगता है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? डेफिनेटली कई बच्चे रेलवेज को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन चीपेस्ट वेज जब ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पर चीजों को ले जाने की बात की जाती है तो वाटरवेज दैट इज चीपेस्ट मींस माना जाता है इंडिया में। ओके, इंडियन टूरिज्म प्रमोट्स, इंडियन टूरिज्म क्या प्रमोट करता है? वेदर लोकलाइजेशन डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री को और रूरल बैकवर्डनेस। इनमें से क्या ऐसी चीज है जिसको ये प्रमोट करता है? डेफिनेटली लोकलाइजेशन डिस्पैरिटी, इसको प्रमोट किया जाता है इंडियन टूरिज्म में। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, हाउ मेनी अदर लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिसाइड्स हिंदी? हिंदी के अलावा कई सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज की हैं। देखो, मैं नेशनल लैंग्वेज की बात नहीं करता क्योंकि इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है बेटा। वी आर लिविंग इन अ सेक्युलर कंट्री, सो वी प्रमोट ईच एंड एवरी, वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन। ना तो कोई लैंग्वेज यहां पर श्रेष्ठ है, सुप्रीम है, और ना नेशनल है, और ना ही कोई धर्म। ठीक है जी, तो यहां पर इसी से रिलेटेड आपसे पूछा गया है। तो 20, 21, 18 और 19 कितनी लैंग्वेजेस हिंदी के अलावा ऐसी हैं क्योंकि वास्तविकता में रिकॉग्नाइज की गई हैं? ठीक है जी, 68 आपका क्वेश्चन बनता है। तो 21 लैंग्वेज, यानी अगर मैं हिंदी को भी जोड़ दूं तो 22 लैंग्वेज टोटल है, और हिंदी को हटा दिया जाए तो 21 बिसाइड्स हिंदी, हिंदी को मिला करके 22 है, और हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया मानी गई है। Which of the following organization does not provide certificate of standardization in India? ठीक है, ISI डेफिनेटली है जो कि सर्टिफिकेशन देती है कि हाँ हमने ये चीज सर्टिफाई की है, आप इसको यूज कीजिए, दीज आर सेफ टू यूज प्रोडक्ट्स। सेकेंड इज NSSO, हॉलमार्क, और फाइनली एगमार्क। तो बेटा NSSO दैट्स द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि NSSO नेशनल सैंपल सर्वे स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ऑथराइजेशन नहीं देती, सर्टिफिकेट नहीं देती किसी भी चीज के स्टैंडर्डाइजेशन का। जैसे हॉलमार्क वगैरह ये बताते हैं कि हाँ अगर कोई प्रोडक्ट बना हुआ है और जिस पर ये सब चीजें हॉलमार्क वगैरह लगे हुए हैं, दैट मीन्स वो 100% सेफ है यूज करने के लिए। बट NSSO ऐसा कुछ भी नहीं देता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर राइट? इनमें से कौन सा कंज्यूमर राइट नहीं है? राइट टू चूज, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सेफ्टी, और राइट टू इक्वालिटी। तो बेटा राइट टू इक्वालिटी इट्स योर फंडामेंटल राइट, है ना, लेकिन ये कंज्यूमर राइट नहीं है। तो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। सो लुक, कैसे हमने आज की क्लास में पूरे के पूरे 70 क्वेश्चंस जो कि इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड थे उनको अपन ने डिस्कस किया। ठीक है जी, ऐसे ही क्लासेस में हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई भी डाउट हो आप फ्री हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं हमसे, अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं कि सर हमें इस पर वीडियो चाहिए। आप डेफिनेटली कोई भी अगर सजेशन हो तो भी आप उसको जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।